सो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 तक पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, राइट। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू करेंगे और हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 100 तक डिस्कस करेंगे और ये हमारा 2019 लेक्चर सीरीज़ का ये आखिरी वीडियो रहेगा। इसके बाद हम पिछले 2018 का हम पेपर डिस्कशन शुरू करेंगे हिस्ट्री का, ठीक है। तो बिना कोई वक्त गवाए आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। तो कह रहा है कि द डिबेट एज टू वेदर द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल was characterized by the growth or stagnation or progressive impoverization has not yet come to an end. What is the major reason for the inconclusiveness character of the debate? Qualitative evidence is interpreted in various ways: inadequacy of relevant quantitative data, ideological preferences of the particular writer, और colonial character of the Indian economy. तो कह रहा है क्वेश्चन इज ये क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि हमारे जो हमारा जो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी है ब्रिटिश रूल के तहत, वो उसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो उसमें स्टैग्नेशन और प्रोग्रेसिव इम्पोरिशमेंट जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, राइट, या ग्रोथ, यानी इन तीनों ही चीज़ों के मुद्दे पे हमारी जो माने जाता है एक तरीके से वो तय नहीं किया गया है, इनकॉन्क्लूसिव रहा है। तो इस इनकॉन्क्लूसिवनेस का सब रीज़न क्या है? तो क्वालिटेटिव एविडेंसेस का इंटरप्रेट अलग अलग तरीके से करना, यानी कि क्वालिटेटिव एविडेंसेस इज इंटरप्रेटेड इन वेरियस वेज। दूसरा है इनएडिक्वेसी ऑफ रेलिवेंट क्वांटिटेटिव डेटा, यानी कि जो क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं उनके अवेलेबिलिटी, उनकी जो रेलिवेंट क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं वो मौजूद नहीं है या इतने ज़्यादा नहीं है। आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंसेस ऑफ द राइटर, यानी कि विचारधारा। और चौथा है कॉलोनियल कैरेक्टर। तो इसका सबसे बड़ा जो रीज़न हमें निकल के आता है वो है इनएडिक्वेसी ऑफ रेलिवेंट क्वांटिटेटिव डेटा, क्योंकि बात ये है कि जो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा होता है वो इस टाइम पे हमें अवेलेबल नहीं रहता है, राइट। जैसे जीडीपी हो गया या नेशनल इनकम हो गया या ग्रोथ रेट हो गया, तो इस तरह के जो हमारे पास डेटा मौजूद रहते हैं वो हमारे पास इस समय नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा आता है वो बी है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि केनी लॉरेंस स्कूल, मिल स्कूल एंड मेयो नॉर्थब्रुक स्कूल वर रिलेटेड विथ विच एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोवर्सी? Enactment regarding social reforms, implementation, continuation and extension of permanent settlement, introduction of Mahalwadi settlement in the regions, और adoption of liberal attitude towards India after revolt of 1857। तो ये किस चीज़ से हैं? तो इनका जो हमें रिलेशन देखने को मिलता है वो आपका बेसिकली जो हमें देखने को मिलता है वो है इम्प्लीमेंटेशन, कॉन्टिन्यूएशन एंड एक्सटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा अपने टाइम पे जो अंग्रेज़ थे, मतलब मिल हो गया, क्योंकि ये जो फिलॉसफी है, ये मिल जो है, मिल स्कूल या लॉरेंस स्कूल, ये सब यूटिलिटेरियन पे काम करते हैं, राइट। एक अलग पेज पे मैं बता दे रहा हूँ यूटिलिटेरियन फिलॉसफी क्या होती है।
मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ यूटिलिटेरियन फिलॉसफी। ये कहती है, ये एक्चुअली में 19th सेंचुरी ऑफ इंग्लैंड में डेवलप हुई थी। ये जो है 19th सेंचुरी में डेवलप हुई थी, और ये कहती है कि जो इंग्लैंड की कॉलोनीज़ हैं वहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न आइडियाज़ एंड एजुकेशन प्लस वेस्टर्न कॉलोनियल इंटरेस्ट, इन 3 चीज़ों पे फोकस रहना चाहिए, राइट। ये बात करते हैं यूटिलिटेरियन फिलॉसफी वाले, और इनका मानना है कि जो वेस्ट की जो सिविलाइजेशन है दे आर ग्रेट, और एशिया और अफ्रीका की जो सिविलाइजेशन है दे आर नैरो, और वी कैन से दे आर नॉट इन सच सुपीरियर वन एज कंपेयर टू वेस्ट। तो ये जो फिलॉसफी है ये इसी चीज़ पे काम करती है, राइट। तो वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाता है। तो जो यूटिलिटेरियन फिलॉसफी जो बेसिकली होती है वो कभी भी सब्जेक्ट पीपल यानी कि जो कॉलोनियल पीपल जो होते हैं, मतलब जो कॉलोनीज़ में जो प्रजा होती है उसका कभी भी ध्यान नहीं रखते। वो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा निकल के आता है वो है बी, राइट। फिर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 93 की अगर बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन एरियाज वेयर सिस्टमैटिक स्टेट इनिशिएटिव वॉज विजिबल इन द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में हमें सिस्टमैटिक तरीके से हमें जो है स्टेट इनिशिएटिव कहाँ पे देखने को किन किन फील्ड्स में हमें देखने को मिलता है, राइट। तो ऑप्शन है पहला मैथमेटिक्स, पहला ऑप्शन है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। दूसरा है मैप्स, सर्वेज, बॉटनी, जियोलॉजी, मेडिसिन। तीसरा है थियोलॉजी, लिटरेचर, मैथमेटिक्स। और चौथा है फाइन आर्ट्स, लिंग्विस्टिक्स और थिएटर। तो 19th सेंचुरी की यहाँ पे बात किया है। तो 19th सेंचुरी में जो बेसिकली हमारे डेवलप होकर चीज़ें आती हैं, राइट, जिसको स्टेट द्वारा सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है वो है मैप्स, सर्वे एंड बॉटनी, जियोलॉजी, मेडिसिन, राइट। तो क्या होता है कि जो 19th सेंचुरी में जो होता है कि ब्रिटिश एम्पायर जो है ब्रिटिश एम्पायर जो है अपने वास्ट एम्पायर को मैनेज करने के लिए मैप्स का सहारा लेता है। क्योंकि आपको पता होगा कि ब्रिटिश एम्पायर के बारे में कहा जाता है कि उसका सूरज कभी अस्त नहीं होता है, ठीक है। तो मैप्स का रोल ये होता था कि जितनी भी ब्रिटिश टेरिटरी थी ना,
जितनी भी ब्रिटिश टेरिटरी थी उन सबको मैनेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता था। फिर दूसरा आता है सर्वे। तो सर्वे के बारे में आपको पता होगा कि सर्वे जो बेसिकली आपका है, सर्वे पहली बार जो है 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था, राइट। सर्वे ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था 1767 में। और ये एक और महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है जो ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लैंड असेसमेंट में और कई तरीके के असेसमेंट में उन्हें असिस्ट किया था। तीसरा है बॉटनी, यानी जीव विज्ञान। बॉटनी वॉज अ फील्ड of growing interest in 19th century as scientists sought to understand the diversity of plant life। तो प्लांट लाइफ में जितनी भी डाइवर्सिटी होती है, राइट, डाइवर्सिटी, जितनी भी प्लांट लाइफ की डाइवर्सिटी होती है, उन चीज़ों को समझने के लिए जो था, तो साइंटिस्ट लोगों ने 19th सेंचुरी में ही बॉटनी का एक अलग फील्ड क्रिएट किया, जिसे हम लोग जिसे अगर इंग्लिश ये बॉटनी है और ये प्लांट लाइफ से रिलेटेड है, तो स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ इसको कहा जाता है, स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, राइट। तो इसको हम अगर हिंदी में कहें तो इसके लिए हिंदी में शब्द आता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, राइट, ठीक। फिर अगला जो हमारा स्टडी आता है, जो फील्ड ऑफ स्टडी हमारा निकल के आता है, वो है आपका जियोलॉजी, यानी भूविज्ञान। जियोलॉजी, भूविज्ञान, इसका क्या पर्पस था? तो इसका ये पर्पस था कि सबसे पहले तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इसका हमें फाउंडेशन देखने को मिलता है 1851 में, राइट। और इसकी सबसे इसकी नीड क्यों आई? तो इसकी नीड इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा कि जो उस समय तक इंडिया में ट्रेन्स चलनी शुरू हो गई थी, राइट। और ट्रेन्स जो होती थी उस समय वो स्टीम इंजन पे बेस्ड होती थी। तो स्टीम इंजन बेसिकली कोयले पे चलता था, और कोयले की जो खदानें थी वो उस समय तक डिस्कवर कर ली गई थी। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो होता था वहाँ पे डिस्कवर किया गया था। तो इसलिए उसका सर्वे करने के लिए, जो मतलब कोयले का सर्वे करने के लिए कि कोयला यहाँ पे रिसोर्सेज हमारा है या नहीं है, इस चीज़ का सर्वे निकालने के लिए 1851 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था। और फिर उसके बाद मेडिसिन भी एक फील्ड के रूप में डेवलप हुई यहाँ पे, और इसे भी स्टेट का काफ़ी संरक्षण मिला, क्योंकि इस समय तक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी, लाइक प्लेग जैसी बीमारी चल रही थी, प्लेग हो गया। फिर उसके अलावा दूसरी बीमारी चल रही थी, लाइक मलेरिया हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, राइट। तो ये सारी बीमारी थी, तो इन सारी बीमारियों के लिए भी एक इसको संरक्षण दिया, और इसके लिए एक इंडियन मेडिकल सर्विस नाम का इंस्टीट्यूट बनाया गया, इंडियन मेडिकल सर्विसेज।
और ये बना था आपका 1835 में। ठीक, तो ये कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड था, जो फैक्ट मैं जो था वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? बिफोर द 1857 रिबेलियन the personal relation between resident of Englishmen and Indians in Delhi and Lucknow had been fairly friendly. In pre-1857, Delhi Europeans have lived mostly within the walled city in houses rented from Indians. After 1857, Indians were driven out of Delhi and Lucknow. British garrison was moved outside of the walled city of Shahjahanabad in the aftermath of 1857. तो क्या है इसका आंसर? तो इसका जो आंसर हमें निकल के आता है ये डी है, राइट, कि ब्रिटिश गैरिसन जो था, ब्रिटिश गैरिसन वॉज मूव्ड आउटसाइड द वॉल्ड सिटी शाहजहानाबाद इन आफ्टर मैथ ऑफ 1857। तो ये गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, वो 1857 के रिवॉल्ट के बाद भी शाहजहानाबाद में, यानी कि रेड फोर्ट इलाके में, चांदनी चौक इलाके में अंग्रेज अभी भी रहते थे। ठीक है, वो उस पर इतना स्ट्रांग होल्ड बना के रखे थे, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट वॉज पास्ड विच इम्पोज्ड रिग्रेस स्टेट कंट्रोल ओवर परफॉर्मेंस ऑन पब्लिक स्टेज? यहाँ पे बात किया है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, राइट। तो ऑप्शन है 1888, 1896, 1876 और 1898। तो इसका जो हमारा आंसर निकल के आता है ये है, यानी सी, 1876। तो क्या था कि जो आपका ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट था, ये इसे इनेक्ट किया गया था ऑन द बैकग्राउंड ऑफ एंटी ब्रिटिश फीलिंग। ठीक है, मतलब 19th सेंचुरी में क्या था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ कई सारे भावनाएं चल रही थी, जो कि अंग्रेज़ों के फेवर में बात नहीं करती थी, राइट। तो इसी को ध्यान, और ये ड्रामेटिक परफॉर्मेंस जो होते थे, जो ड्रामा होते थे स्टेज पे, जो मंचन होता था नाटकों का, तो उसके ज़रिए क्या होता था कि जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लोकल गुस्सा था, लोकल एंगर, वो इन ड्रामा से और ज़्यादा बढ़ता था, और एक तरीके से जो एंटी कॉलोनियल फीलिंग होती थी वो और ज़्यादा बढ़ती थी। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए अंग्रेज़ों ने ये ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट लाया था 1876 में। पहले इसका ऑर्डिनेंस पास किया गया 29 फरवरी को, और फिर बाद में मार्च 1876 को इसे एक एक्ट का शक्ल दे दिया गया, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा निकल के आता है सी है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन पिक्चर टू इंडिया? पहला है कोलोरेलो एंड कॉर्नेग्लिया, दूसरा है हीरालाल सेन, तीसरा है लुई एंड अगस्ट लुमिएरे, और चौथा है दादा साहेब फाल्के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हमारा निकल के आता है वो है लुई एंड अगस्त लुमिएरे, राइट। तो लुई एंड अगस्त लुमिएरे। अब था क्या कि ये लुमरे ब्रदर्स जो थे, यानी लुई और अगस्त लुमरे, ये 1896 में सिनेमाटोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में लाते हैं,
और ये सबसे पहले अपनी जो इस चीज़ को शुरुआत करते हैं वो बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास यानी तीनों प्रेसिडेंसी से शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने 6 फिल्में शुरू की थी, राइट। 6 फिल्में। पहला है एंट्री ऑफ सिनेमाटोग्राफी। दूसरा है सी और द सी बाथ। तीसरा है अराइवल ऑफ अ ट्रेन। चौथा है लेडीज एंड सोल्जर्स ऑन व्हील्स। लेडीज एंड सोल्जर्स ऑन व्हील। पांचवा है लिविंग द फैक्ट्री। तो ये कुछ चार पांच फिल्में आई थी जिन्हें यहाँ पे मैंने एक्चुअली में 5 लिख दिया है, तो सॉरी फॉर दैट। 6 लिखा है, सॉरी। तो यहाँ पे 5 फिल्में होंगी। तो 19वीं सेंचुरी में जब ये सिनेमाटोग्राफी आई थी तो यहाँ पे ये 5 फिल्में इन्होंने ल्यूमरे ब्रदर्स ने लाई थी, राइट। फिर क्या होता है कि 1899 में कब 1899 में एक बंदा रहता है, इंडियन बंदा रहता है जिसका नाम है HS भातव दिकार, राइट। तो ये पहला फिल्म बनाता है जिसका नाम रहता है द व्रेस्लर। ये पहली फिल्म है जिसे इंडियन बनाता है, राइट। 1899 में। उससे पहले जितनी भी फिल्म थी वो सब एक अंग्रेज बनाया था। तो ये सारी चीज़ें थी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि हमारा जो कि अगेन हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाँ ये हम अब क्वेश्चन नंबर 97 पे हम आते हैं। तो पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच्ड है, यानी कौन सा गलत है। तो पहला है द हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर। दूसरा है अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष। तीसरा है बंगाली, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और चौथा है सुधारक, NN सेन। तो यहाँ पे गलती जो है, जो गलत आंसर है, मतलब जो सही मैच नहीं है, वो आपका डी है, राइट। इसका NN सेन नहीं होगा, ये आपका होगा गणेश अगरकर, राइट, जी अगरकर। तो सुधारक जो है गोपाल गणेश अगरकर का किताब है, सॉरी मैगजीन है। द हिंदू की बात करें तो इसे सबसे पहले 1878 में लाया गया था जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा, और ये पहले बाई वीकली था, राइट।
और फिर उसके बाद ये 1889 में डेली हो गया, डेली बेसिस पे आने लगा। पहले हफ्ते में 2 दिन आता था, फिर हर दिन आने लगा 1889 से। दूसरा है अमृत बाजार पत्रिका। तो अमृत बाजार पत्रिका जो है आपका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने इसे चालू किया था, इस पत्रिका को। बंगाली जो है ये बंगाली में और इंग्लिश में दोनों में ये पत्रिका चालू की गई थी, और इसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसे चालू किया था। और फिर सुधारक है तो ये गोपाल गणेश अगरकर की किताब है, मैगजीन है, राइट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक तरफ एसोसिएशन है और दूसरे उसके फाउंडर्स हैं। तो पहला है सत्य महिमा धर्म ऑफ उड़ीसा, स्वामी नारायण संप्रदाय ऑफ गुजरात, परमहंस मंडली और देव समाज। तो सत्य महिमा धर्म के जो फाउंडर हैं वो महिमा गोसाई है, ठीक है। इनका जो दूसरा नाम है मुकुंद दास है और इन्हें महिमा गोसाई भी कहा जाता है, का मुकुंद दास। फिर स्वामी नारायण संप्रदाय जो है ये आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती का है, राइट। परमहंस मंडली जो है आपका दादूबा पांडुरंग का है, और देव समाज जो है आपका शिव नारायण अग्निहोत्री का है, राइट। तो उसी हिसाब से अब आंसर देख लेते हैं। तो ए का टू सिर्फ एक ही में है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। Which among the following was not associated with the फराइजी मूवमेंट। तो फराइजी मूवमेंट से रिलेटेड कौन नहीं है, कौन एसोसिएटेड नहीं है, राइट। पहला है हाजी शरीयतुल्लाह, तीतू मियाँ, दूदू मियाँ और नया मियाँ, राइट। तो फराइजी मूवमेंट की बात किया है, तो फराइजी मूवमेंट बंगाल में एक रिलीजियस मूवमेंट था, राइट। और इसका उद्देश्य ये था कि जो अंग्रेज हैं उनके खिलाफ रिलीजियस वॉर डिक्लेयर करना, ठीक है। तो हाजी शरीयतुल्लाह ने इस मूवमेंट को लीड किया था, और दूदू मियाँ और उनके पोते नया मियाँ इस फराइजी मूवमेंट से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाता है, मतलब इस तरह से इसका जो हमारा आंसर निकल के आता है वो आपका तीतू मियाँ है, राइट, यानी कि बी। तीतू मियाँ या तीतू मीर जो है आपके एक बेसिकली पीजेंट लीडर थे बंगाल के, जो किसान आंदोलन का एक बड़ा लीड किए थे। किसानों के जो विरोध हो रहा था वहाँ पे उसको लीड किया था, ठीक। तो इस तरह से इसका आंसर जो हमारा निकल के आता है बी है। फिर आखिरी क्वेश्चन इस पेपर का है, इस वीडियो का है, वो है हु वाज द फर्स्ट स्कॉलर हु कॉल्ड इंडियन सोसाइटी डीफ एंड डम एंड स्टैग्नेंट। मतलब भारतीय समाज को गूंगा, बहरा और मतलब स्थिर कौन कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है, मार्क ब्लॉक ने कहा है, एल बाशम ने कहा है, या JWF हीगल ने कहा है, राइट। तो भारतीय समाज को भारतीय समाज के बारे में जो ये कहा है, ये JWF हीगल ने कहा है। हीगल बेसिकली एक फिलोसफर थे, और इन्होंने ये एक्चुअली में कार्ल मार्क्स के गुरु माने जाते हैं, राइट। ये एक्चुअली में कार्ल मार्क्स के गुरु माने जाते हैं। इनका ये मानना है कि जो समाज में बदलाव होता है, चेंज होता है, वो हमेशा रेवोल्यूशन के ज़रिए या फिर आइडिया रेवोल्यूशन के ज़रिए होता है। और ये रेवोल्यूशन जो होता है, राइट,
ये जो रेवोल्यूशन होता है ये हमेशा आइडियाज़ के बेसिस पे या विचार आइडियोलॉजी के बेसिस पे आता है। ठीक, तो काफ़ी अजीबोगरीब फ़िलॉसफ़ी है इनकी। और कभी टाइम मिलेगा तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम नए उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, नए पेपर की शुरुआत करेंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।